नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सौरभ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मौद्रिक नीति को इम्प्लीमेंट करने के दो उपकरण होते हैं, जिसमें पहला होता है मात्रात्मक उपकरण, दूसरा होता है चयनात्मक उपकरण। पिछली 3 क्लासों में मैंने आपको बताया कि मात्रात्मक उपकरण कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या वेरिएबल होते हैं। आप उन क्लास को पिछले 3 वीडियो में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे चयनात्मक उपकरण के बारे में। देखेंगे चयनात्मक उपकरण कैसे वर्क करता है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे मार्केट में मुद्रा की तरलता नियंत्रित या कंट्रोल होती है। तो चयनात्मक उपकरण के बारे में देखते हैं। तो इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही में मुद्रा के प्रयोग एवं मुद्रा के उद्देश्य को भी नियंत्रित करता है। ऐसे उपकरण को चयनात्मक उपकरण कहते हैं। मतलब इसमें लिक्विडिटी को भी कंट्रोल करता है। आरबीआई लिक्विडिटी को कंट्रोल करेगा, साथ में मुद्रा के प्रयोग को भी, एवं मुद्रा के उद्देश्य को भी। इसको गुणात्मक उपकरण भी बोलते हैं। तो ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से सेंट्रल बैंक या आरबीआई लिक्विडिटी को भी कंट्रोल करे, साथ में मुद्रा के प्रयोग को भी एवं मुद्रा के उद्देश्य को भी नियंत्रित करे, वैसे उपकरण को चयनात्मक उपकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके माध्यम से जो आरबीआई होता है, हमारा सेंट्रल बैंक होता है, वो मुद्रा को किसी क्षेत्र विशेष में कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसको चयनात्मक या गुणात्मक उपकरण कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या वेरिएबल होते हैं, कितने माध्यम से चयनात्मक उपकरण को आरबीआई इम्प्लीमेंट करता है। तो उसमें पहला हो गया मार्जिन सीमा निर्धारण। इसको मार्जिन सीमा निर्धारण पहला। अब इसको समझिए कि इसके माध्यम से आरबीआई कैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को कंट्रोल करता है, साथ ही में मुद्रा के प्रयोग एवं मुद्रा के उद्देश्य को कंट्रोल करता है। तो मान लीजिए ये कॉमर्शियल बैंक हो गया, जैसे एसबीआई हो गया। अब इसके पास लोन लेने वाला एक कृषक आया, दूसरा उद्योगपति या बिजनेसमैन जिसको बोलते हैं। अब मान लीजिए हम इनके पास लोन लेने जाते हैं, दोनों लोग, एक कृषक हो गया, एक उद्योगपति हो गया। अब जब हम इनके पास लोन लेने जाएंगे तो ये हमको लोन ऐसे तो दे नहीं देंगे, हमको कुछ संपत्ति देनी होगी लोन लेने के लिए। तो मान लीजिए 10 लाख की संपत्ति लेके गया और 10 लाख की संपत्ति ये भी लेके गया। अब ये बोलता है कि 10 लाख की संपत्ति है, आप हमको इसमें लोन दे दीजिए, और ये भी यही बोलता है। तो बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक क्या बोलता है कि 10 लाख की संपत्ति ज़रूर है, लेकिन हम इसमें आपको 10 लाख का लोन नहीं देंगे, हम कुछ इसमें मार्जिन रखेंगे, आपको 8 लाख का लोन देंगे, इसमें 2 लाख मार्जिन रख लेंगे। और इसमें 2 लाख मार्जिन हो गया, 2 लाख। अब ये मार्जिन जो है रख लिया एसबीआई। इसको भी बोला कि हम आपको 10 लाख की जगह 8 लाख देंगे और 2 लाख मार्जिन रखेंगे, 2 लाख मार्जिन रख लिया। अब ये जो मार्जिन जो डिसाइड करता है, ये जो कमर्शियल बैंक है वो कैसे डिसाइड करता है, किस आधार पे? इसको डिसाइड करने के लिए कमर्शियल बैंक को ये मार्जिन डिसाइड करने के लिए आरबीआई गाइडलाइन जारी करता है। आरबीआई बोलता है कि आप कितना मार्जिन रखेंगे, कि मतलब आरबीआई इनको ये बोलता है कि आपके पास यदि कितनी संपत्ति का व्यक्ति अगर कितनी संपत्ति लेके आता है तो उसके बदले आप कितना लोन देंगे और कितना मार्जिन रखेंगे। तो ये जो मार्जिन रखा है कमर्शियल बैंक ने, ये आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रखा है।
अब देखते हैं कि इसमें लिक्विडिटी को कैसे कंट्रोल करेगा आरबीआई। अब आरबीआई ने देखा कि अर्थव्यवस्था में जो है कि जो बिजनेस है वो ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रहा है, बिजनेस शहरीकरण ज़्यादा बढ़ रहा है, बिजनेस ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रहे हैं, कृषि क्षेत्र हमारा पिछड़ा जा रहा है। तो आरबीआई क्या करेगा, बोलेगा कमर्शियल बैंक को कि आप कृषि क्षेत्र में मार्जिन कम रखें। मतलब अब ये 10 लाख का संपत्ति लेके पास एसबीआई के पास जाएगा तो इसको एसबीआई बोलेगा हम आपको 9 लाख रुपए देंगे, 1 लाख ही मार्जिन रखेंगे, 1 लाख मार्जिन। अब 1 लाख मार्जिन रखने लगा कृषि क्षेत्र वाले व्यक्ति के लिए एसबीआई। लेकिन उद्योग ज़्यादा बढ़ रहा है तो आरबीआई बोलेगा आप उद्योग वाले क्षेत्र में 2 लाख ही मार्जिन रखिए, 8 लाख ही दीजिए 10 लाख के संपत्ति में। तो इससे क्या हुआ कि इस कृषि क्षेत्र में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, इसमें ज़्यादा लोग लोन लेने जाएंगे क्योंकि मार्जिन कम रख रहे हैं कमर्शियल बैंक और उनको पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। और उद्योग थोड़ा प्रभावित होंगे क्योंकि इनको मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ रहा है और 10 लाख के बदले 8 लाख ही मिल रहा है। तो उद्योग वाले व्यक्ति कम लोन लेने पहुंचेंगे या फिर इनको लोन महंगा पड़ेगा, जिससे उद्योग क्षेत्र थोड़ा धीरे विकसित होगा और हमारा कृषि क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा फास्ट ग्रो होगा। तो इसके माध्यम से आरबीआई मार्जिन के माध्यम से कृषि क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा देगा और उद्योग क्षेत्र को थोड़ा कम बढ़ावा देगा, जिससे इस क्षेत्र में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और कृषि क्षेत्र का विकास जो पिछड़ा हुआ था वो ज़्यादा तेज गति से होने लगेगा उद्योग के क्षेत्र से की अपेक्षा। तो इसके माध्यम से आरबीआई ने क्या किया, लिक्विडिटी को तो कंट्रोल किया ही, लेकिन इस क्षेत्र में मनी की ज़्यादा आवश्यकता थी, इसलिए यहाँ पर मार्जिन को कम रखा और यहाँ पे पैसे कम ज़रूरत थी इसलिए मार्जिन को यहाँ पे अधिक रखा। तो इसके माध्यम से आरबीआई ने क्या किया कि लिक्विडिटी को कंट्रोल किया, साथ में मुद्रा के प्रयोग या मुद्रा के उद्देश्य को भी कंट्रोल किया। ये होता है मार्जिन सीमा निर्धारण। तो इसके माध्यम से आरबीआई लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, साथ ही में मुद्रा के प्रयोग को भी कंट्रोल करता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मार्जिन सीमा निर्धारण के माध्यम से कैसे आरबीआई है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वेरिएबल क्या होता है चयनात्मक उपकरण में। दूसरा होता है नैतिक दबाव। मॉरल प्रेशर। अब इसके माध्यम से आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई कहता है कॉमर्शियल बैंक से, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से बोलेगा आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोलेगा कि आप हमारी जो मौद्रिक नीति है उनके अकॉर्डिंग ही आप ऋण व्यवस्था अपनी मैनेज करिए, उसके अकॉर्डिंग ही लोन दीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही काम करिए। मतलब एक नैतिक तरह से अपील करता है कमर्शियल बैंक से आरबीआई कि आप हमारी मौद्रिक नीति के अकॉर्डिंग ही वर्क करिए, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ अधिक हो सके। तो ये एक मॉरल अपील होती है आरबीआई की कमर्शियल बैंक से। इसको मानना या ना मानना कमर्शियल बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अनिवार्य नहीं है कि आरबीआई की गाइडलाइन को कमर्शियल बैंक माने, जो आरबीआई अपील करता है उसको कमर्शियल बैंक माने। मान सकता है लेकिन यह कमर्शियल बैंक पर डिपेंड करता है कि वो इसकी अपील को मानता है या नहीं मानता। तो यह एक मॉरल अपील होती है आरबीआई की कमर्शियल बैंक से। तो नैतिक दबाव के माध्यम से ऐसे आरबीआई लिक्विडिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वेरिएबल। तीसरा है साख राशनिंग। इन्हें बोलते हैं रेशन ऑफ क्रेडिट। अब इसके माध्यम से आरबीआई कैसे मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, उसमें यह है कि आरबीआई जो है वो व्यापारिक बैंकों की जो ऋण देने की क्षमता होती है उसमें अधिकता क्षमता को निर्धारित कर देता है। मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक की जो ऋण देने की क्षमता है उसमें एक
सीमा का निर्धारण कर देता है। उसमें बोलता है कि आप इससे अधिक लोन नहीं दे सकते, मतलब जो उनकी ऋण देने की क्षमता होती है उसमें अधिकतम सीमा का निर्धारण कर देता है आरबीआई कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक को बोलता है कि आप इससे अधिक लोन नहीं दे सकते। मान लीजिए बोल दिया 80% से ज़्यादा लोन आप नहीं दे सकते हैं, तो अधिकतम सीमा का निर्धारण करता है इसमें। तो साख राशनिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे आरबीआई व्यापारिक बैंकों की जो ऋण देने की क्षमता है उसमें अधिकतम सीमा का निर्धारण कर देता है, उसको बोलते हैं साख राशनिंग। अब इसमें देखते हैं कैसे वर्क करता है। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या है, समझ में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलता है, ये कमर्शियल बैंक हो गया हमारा, इनको बोलता है कि आप कृषि क्षेत्र में ज़्यादा लोन दें बजाय उद्योग क्षेत्र से, क्योंकि कृषि क्षेत्र हमारा पिछड़ा हुआ है। तो आजकल की जो अर्थव्यवस्था जिसके अकॉर्डिंग चल रही है उसमें जो आरबीआई ने बोला है कमर्शियल बैंकों की आप 40% अपना जो ऋण देंगे, जो कुल ऋण देने की क्षमता है उसका 40% आप प्राइमरी सेक्टर में देंगे, बाकी फिर आप देंगे सेकेंडरी और टर्सरी में। पहले लेकिन आप 40% प्राइमरी सेक्टर में देंगे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर हमारा कृषि क्षेत्र आता है और कृषि क्षेत्र हमारा कृषि क्षेत्र का विकास कम हुआ है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। इसलिए आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोलता है कि आप इस सेक्टर में इतना % लोन देंगे, बाद में फिर आप सेकेंडरी और टर्सरी को लोन देंगे। अब 40% में भी जो प्राइमरी सेक्टर में उसमें आप 18% कृषि क्षेत्र को देंगे, कृषि क्षेत्र को। अब इस 40% में भी 18% कृषि क्षेत्र को देना है, बाकी इसमें और जो क्षेत्र आते हैं जैसे मत्स्य पालन हो गया है, ये सब और जो क्षेत्र हो गए जो सहायक क्षेत्र हो गए उनमें आप इसके बाद देंगे, लेकिन 18% जो 40% का उसको आप कृषि क्षेत्र में आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें कृषि का बढ़ावा करना है, कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में ऊपर लाना है। अब इसमें आरबीआई कैसे लिक्विडिटी कंट्रोल करता है, कैसे किसी क्षेत्र विशेष में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। अब आरबीआई ने देखा कि प्राइमरी सेक्टर हमारा विकसित कम हो रहा है और ये हमारा सेकेंडरी और टर्सरी ज़्यादा विकसित हो रहा, तो क्या करेगा कि आरबीआई प्राइमरी सेक्टर में जो ब्याज लोन लेने की जो ब्याज दर है उसको कम कर देगा, ब्याज दर कम कर देगा। तो प्राइमरी सेक्टर वाले व्यक्ति क्या करेंगे, लोन लेने कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पहुँचेंगे, क्योंकि ब्याज दर आरबीआई ने कम कर दी कि अब कम ब्याज दर पर आप ऋण ले सकते हैं, और इनकी ब्याज दर थोड़ा बढ़ा देगा तो ये लोग कम लोन गेन कर पाएंगे कमर्शियल बैंक से, और इनकी ब्याज दर घटा दिया तो ये लोग ज़्यादा लोन ले पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा तेज़ से विकसित होगा इनके बजाय कि सेकेंडरी और टर्सरी के। तो इसके माध्यम से साख राशनिंग के माध्यम से जो हमारा आरबीआई होता है वो किसी क्षेत्र विशेष में को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दर कम कर देता है, जिससे उसका विकास तेज़ी से होने लगता है। तो ये हो गई साख राशनिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि साख राशनिंग के माध्यम से कैसे आरबीआई अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र विशेष में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, साथ ही मुद्रा के प्रयोग एवं उसके उद्देश्य को भी कंट्रोल करता है। तो ये टोटल हो गए चयनात्मक उपकरण, जिसमें हमने देखा 3 वेरिएबल। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बताएं, मैं वहाँ आपको समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। लेकिन यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो मिलते हैं अब एक नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।